नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये कोट एक नौजवान पर पूरी तरह से परफेक्ट बैठता है। उस नौजवान का नाम है नवदीप सिंह। मूलतः शेखावाटी क्षेत्र से संबंध रखने वाले नवदीप सिंह जाटोलिया ने कम उम्र में भी और वो बहादुरी और वो जज्बा इस नौजवान में है कि मजबूरन आज हमें इंटरव्यू सेशन में उनसे मुलाकात करनी पड़ी। आज हम बताएंगे इस नौजवान की संघर्ष की वो बातें कि एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेने वाला शेखावाटी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहां राजनीति का केंद्र हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमता हो, उस यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बनकर तमाम उन हुकूमतों को सीधा आंख में आंख डालकर बात करी और आज इस नौजवान ने अपने वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति पर खड़ा रहा। नाम नवदीप सिंह। बात करते हैं और जानते हैं इस पूरी सफ़र की कहानी। नवदीप सिंह, अगर मैं नाम देखूं तो अपना आप में मैं कह सकता हूं कि वो बताता है कि इस नाम में ही जज्बा है। प्रोफाइल में आपकी भूमिका में लगभग मैंने एक बात कही थी कि जहां जवानी अगर जिधर है तो ज़माना भी उधर हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप पर कितना परफेक्ट बैठता है, लेकिन मैंने दर्शकों को बताया है कि ये परफेक्ट बैठता है आप पर। क्या लगता है कि नवदीप सिंह जब पला बड़ा, मैं देखता हूं कि पृष्ठभूमि तो ऐसी नहीं थी, ये कैसे नवदीप सिंह जाटोलिया ऐसा बन गया, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखो, मैं सबसे पहले तो आपकी मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो एक धरातल से जुड़े व्यक्ति का आप इंटरव्यू लेने यहाँ पहुँचे हो। मैं अपने संघर्ष की कहानी बताना चाहता हूँ। मैं एक फैमिली, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उसके बाद में पहले मेरा यही था कि मैं सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद करूं, और मैंने सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद भी की है। लेकिन मेरे जीवन की एक ऐसी कड़ी वहाँ पे मोमेंट में मैं आके खड़ा हो गया, मुझे राजनीति में आना पड़ा। तो मैंने सोचा राजनीति में आना जरूरी है, तो मैं राजनीति में आके छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके बाद में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसके बाद में राजनीति में मेरा आगे जाने का मन भी बहुत करता था, अभी भी मन करता है, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उसको देखते हुए मुझे पैर पीछे करने पड़े और अब मेरा राजकीय सेवा में चयन हो गया। तो मैं यही चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति डाउन होने के चक्कर में मैं राजकीय सेवा का मैं पूरी एक ही सवाल में आपने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। जिस सामाजिक मदद की आप बात कर रहे हो, उस सामाजिक मदद में तो ऐसा कहा जाता है कि जाके रास्ता रोक देता था, जाकर किसी के मुर्दाबाद कर देता था, प्रशासन हो तो प्रशासन का भी मुर्दाबाद। तो वो नौजवान को इतना एग्रेसिव, इतना गुस्सा कहाँ से आता था? देखो, वो एक सोसाइटी में देखने को मिला काफ़ी बार कि लोगों के साथ में जो पीड़ित शोषित वर्ग है उनके साथ में बहुत बार गलत होता था। एक अंदर से आवाज़ आती थी, इनके लिए मैं कुछ करूं। उनके लिए कुछ करने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता था, उनके लिए प्रशासन से भी टकराना पड़ता था। वो मजबूती से हम टकराते थे उस टाइम पे, और आज भी टकराने के लिए तैयार हैं हम। मात्र 22 साल का नौजवान था और प्रशासन मुर्दाबाद बोल रहा है, पुलिस मुर्दाबाद बोल रहा है। डर नहीं लगता था उसे? डर तो काफी लगता था, लेकिन डर इस चीज का नहीं था क्योंकि पीड़ित शोषित वर्ग की आवाज एक ऐसी थी, उसके लिए डरना, मरना, खून बहाना, ये सब चीजें मायने नहीं रखती थी। मुकदमा भी लग गया पर तो? मुकदमा लग गया। मुकदमे लगने के बाद में उसमें तो राजीनामा भी हो गया, सरकार से भी राजीनामा हो गया। कभी मम्मी को, पापा को कभी डांट फटकारनी पड़ी कि ये क्या है, अभी तो कैरियर बना भाई, कहाँ सड़कों पर रोक रहा है ये चीज? देखो, माता जी तो बहुत बार रोती भी है मेरी, लेकिन जो पिताजी है उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है कि बेटा तू जो कर रहा है वो कर, मैं तेरे साथ में हूँ। माता जी तो बहुत सी बार, हर बार में रोकती थी। एक माँ की ममता तो होती है, आप भी जानते हो कि माँ तो यही चाहती है कि उसके बेटे के साथ में ना तो कोई मुकदमा लगे, ना कोई ऐसी हानि हो जिससे कि उनकी। लेकिन वो मुकदमे ने आपको काफी लोकप्रिय भी बना दिया, एक उम्मीद बना दी उस वर्ग की कि ये नौजवान हमेशा मेरे पीछे खड़ा या हमारे पीछे खड़ा रहेगा। बिल्कुल, वो मुकदमा ऐसा मुकदमा था क्योंकि वो मुकदमा किसी मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं था। वो मेरा एक सामाजिक स्तर पर काम था, एक आमजन से जुड़ाव का काम था, उनकी मदद करने के लिए काम था। जो लोगों की राशन पानी की समस्या थी उसकी मैंने आवाज उठाई थी, उस पर मेरे को मुकदमा लगा था। अच्छा, एक और नवदीप मुझे ये बताओ कि मैं देखता हूँ कि जब वो जो सफर आपने दलित मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट का शुरू किया था, मैं उसमें देखा कि ज़रूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र से आप हो, राजस्थान के किसी भी कोने में अगर कोई बात हो तो मैं देखता था आपका। कई बार तो मैंने भी कवरेज किया है, जैसे भीम आर्मी संगठन बना है, भीम सेना संगठन बना है, आप भी इन सामाजिक संगठन के एज ए पदाधिकारी बतौर काम किया है। क्या आपको लगता है कि आज भी
आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इस संगठन की ज़रूरत है, आप जैसे नौजवानों की सड़कों पर उतर कर ज़रूरत है? देखो, संगठन की जरूरत बहुत ज़्यादा है समाज में, किसी भी समाज का हो, आज पीड़ित शोषित वर्ग कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, जरूरी नहीं है कि वो SC ST से ही हो। पीड़ित शोषित वो OBC से भी हो सकता है, जनरल कास्ट से भी हो सकता है। तो पीड़ित शोषित की आवाज़ हमेशा जो सामाजिक संगठन है उन्होंने हमेशा उठाई है, चाहे वो भीम सेना हो, करणी सेना हो, तेजा सेना हो, भीम आर्मी हो, हर संगठन ने हमेशा पीड़ित शोषित की आवाज़ उठाई है मजबूत। चंद्रशेखर जो आप ही के संगठन के बतौर के दलित मूवमेंट को आपकी तरह उठाता था, सांसद बन गया, उनके लिए क्या एक कोट रहे? देखो, वो एक मेरा आइडियोलॉजी है, मैं उनको एक आदर्श मानता हूँ अपना। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष करने के बाद में आज वो एक MP के पद पे, सांसद के पद पे चुने गए हैं। मैं उनको एक अपना आइडियोलॉजी मानता हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जब यहाँ का संघर्ष आप करते करते उसके बाद में आप सीकर पहुँच जाते हो, और सीकर एक ऐसा नाम जहाँ पर कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता है, और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ आपने उस ABVP, जहाँ मैं कह सकता हूँ कि उनका ज़्यादा धरातल मजबूत नहीं था, जिस कॉलेज से आप संबंध रखते थे, बिल्कुल, वहाँ आपने चुनाव जीता, वो कैसे हो गया? देखो, वहाँ पे ये है कि कम्युनिस्टों का राज है और था किसी टाइम पे, और आज भी राज है उनका। लेकिन मैंने धरातल पे मेहनत की, बच्चों की, हर स्टूडेंट की मैंने मदद की कॉलेज में, तो उन लोगों का मेरे से अपने आप जुड़ा हो गया। और जुड़ा होने के बाद में मेरे को एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे को ABVP से छात्र संघ अध्यक्ष की टिकट मिली, और मैंने मजबूती से उन सब के सहयोग से चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। मैं आपके बारे में एक और चीज देखता हूं, अगर आप सामाजिक संगठन के नजदीक गए तो उसके आप चीफ बन गए, मतलब अध्यक्ष बन गए। आप कॉलेज में गए तो उसके अध्यक्ष बन गए। अभी हाल ही में एक आंदोलन देख रहा था आपका, जिसमें आपका जो आपकी LT जो लैब टेक्नीशियन की या संविदा की जो क्या है उसका, उसमें भी आप उसके प्रेसिडेंट बन गए। तो ये जो पहला पद, ये आसानी से कैसे मिल जाता है? देखो, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे कोई पद नहीं मिलता है। उसके लिए बच्चों में जो भी छात्र शक्ति है उनमें एक संघर्ष करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि ये अपनी लीडरशिप कर सकता है ये बंदा। अभी आपने कहा कि राजनीति, मैं कह रहा हूं कि आप राजनीति से तालमेल कैसे बिठाओगे, क्योंकि आप तो कई बार राजनेताओं के मुर्दाबाद भी खूब बोले आपने। देखो, राजनीति का ये है कि भाई जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें भी मैं राजनीति अच्छे से कर सकता हूँ, उसमें भी हमारे राजनीति। अच्छा, अब राजनीति, वो राजनीति करके आपकी यूनियन वाली राजनीति करेंगे। अच्छा, कब पोस्टिंग कब मिल रही है? पोस्टिंग देखो, आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 29 जून का टाइम दिया है कि 29 जून के पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो बधाई दे दूं मैं इसकी अग्रिम? बिल्कुल बिल्कुल, आपका धन्यवाद। अच्छा, अग्रिम बधाई के बाद में वापस अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। कॉलेज वाला बताओ थोड़ा, छात्र यूनियन में किस तरह की छात्रों की समस्या होती रहती थी, क्या है वो? देखो, छात्रों की समस्या कोई नहीं थी। छात्रों की मोटी मोटी समस्या यही थी कि जो उनके जो एग्जाम फॉर्म वगैरह होती थी, उनको कोई एग्जाम में उनकी अटेंडेंस होती थी वो कम रह जाती थी, उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता था। जो उनके मतलब कॉलेज में कोई भी समस्या, मान लो जैसे खेलकूद की समस्या होती थी, उन समस्या। आप पर एक मोटा आरोप ये भी लगता है कि आप जातिवाद को बढ़ावा देते हो। देखो, जातिवाद का लोग बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये जातिवाद नहीं है। किसी पीड़ित शोषित वर्ग की आवाज़ को उठाना एक जातिवाद नहीं है। आज चाहिए अगर वो किसी OBC कास्ट से भी होगा पीड़ित शोषित, उसकी भी हम आवाज़ मजबूती से उठाएंगे। दूसरा है कि अभी मैंने देख रहा है कि आप एक राजनीति पार्टी, जैसे कि ABVP में आने के बाद में आपका भाजपा से कनेक्शन बड़ा मजबूत हो गया। क्या लगता है कि आगे में फ्यूचर में आपको किसी राजनीति पार्टी का प्रत्याशी बतौर देख सकता हूँ? देखो, तो आगे का फ्यूचर है, क्या हो क्या नहीं हो उसका आगे क्या अभी बता नहीं सकते अपन, भाई आगे क्या होगा फ्यूचर में अपने साथ में। मुझे 2-3 नौजवान के नाम याद आता है, एक रविंदर सिंह भाटी, राजकुमार रोत। ये वो नौजवान है जिसने अपनी पहचान राजनीति भी अपने दम पर करी है। बिल्कुल। उसमें से नवदीप सिंह के इर्द गिर्द का मैं पृष्ठभूमि देखूं तो लगभग वैसी ही उनमें एग्रेसिव है, जनता से कनेक्ट है, सीधा आम लोगों से बिल्कुल पहचान है, जहां मिलते हैं तो धूप दे के गले मिलकर लोगों को अपना बनाते हो। तो क्या लगता है कि ये, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कल में कहीं ना कहीं राजनीति पारी आप खेल सकते हो। देखो, ये तो एक संस्कारों में है, किसी के पैर छूना, किसी को मान सम्मान देना, ये तो संस्कारों में सीखे हैं हमने। भाई कोई भी बड़ा है उसको अगर अपन प्रणाम करके बात करेंगे तो अगले के मन में भी ये होगा। वो राजनीति वाले ज्यादा ही करते हैं। देखो, राजनीति अलग चीज है, ये तो अपने पारिवारिक संस्कार है। इसको मैं राजनीतिक से कनेक्ट नहीं करूंगा कि ये मेरे राजनीतिक विषय है, ये मेरे पारिवारिक संस्कार है जो मेरे माता पिता। मैं युवाओं की मैं देखता हूँ कि एक नशा जो है
जिस सीकर से आप रखते हो वहाँ पर भी बड़ा गैंगवार हुआ है, या फिर मैं देखता हूँ कि राजस्थान में यूथ में नशा प्रवृत्ति, वो कहते हैं ना उड़ता पंजाब का कहीं कहीं असर जो है शेखावाटी में नज़र आता है। ऐसे युवाओं के लिए क्या कहोगे? देखो आज के युवा 90%, जहाँ तक मैं मानता हूँ 90% युवा नशे के शिकार हो चुके हैं। ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, इन पे रोकथाम भी होनी चाहिए। जब आप युवाओं में जिस कंपनी की, अक्सर आपकी युवाओं में ही कंपनी उठना बैठना रहता था, कभी आपको भी ऐसे नौजवान नजर है जो बहुत ज्यादा अलग प्रकार का नशा करते हो, जैसे कहते हैं ड्रग्स वगैरह? ऐसा कहते हैं कि सीकर में भी इसका पैर पसार लिया है, ऐसा कुछ है क्या? सीकर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीकर में ऐसा कोई नशे पते का कोई लोग नहीं है जो इतने ड्रग्स वगैरह वो लेते हो। बहुत कोई ना के बराबर लेते हो, तो वो मेरे कभी सामने आए नहीं, और कभी भविष्य में मेरे सामने आएगा तो मैं उनको रोकथाम का प्रयास करूंगा। अच्छा, जाते जाते छोटे छोटे एक दो सवाल मैं और ले लेता हूँ। क्या लगता है कि आज जैसे कोई पीड़ित आपके पास में आ जाता है, कोई ऐसा जो कई, मैं कहता हूँ तो शोषण का शिकार आदमी आपके पास में आता है, तो अभी मैं कह सकता हूँ वैसे तो क्या लगता है उसकी मदद करने, आज भी सड़क जाम करने के लिए बारे में सोचते हो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आज भी कोई पीड़ित शोषित आदमी, व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी है, अगर वो मेरे सामने अगर ये बोलते हैं ना कि आप मेरी ये मदद करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, तो मैं 100% ये नहीं सोचूंगा कि मैं आज राजकीय सेवा में चयन हो गया हूँ, तो ये उनके लिए धरातल पे उतरने के लिए तैयार। आपके बारे में ये भी कहा जाता है, और स्पेशली मैंने भी फील किया है कि कई बार विषय पर बहुत ज्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो बिना उसका। देखो यो, आपकी बात सही है, अग्रेसिव मुझे भी पता है, मैं अग्रेसिव ज्यादा होता हूँ, लेकिन उस टाइम पे जो एक पीड़ित शोषित की जो आवाज होती है उसको देखकर खून अपने आप खोलता है कि कुछ करो या मरो, या तो कुछ कर जाओ या मर जाओ, ये दो ही विषय रहता है। मैं तो देख रहा हूँ कि आप चंद्रशेखर के बजाय भगत सिंह को अपना आदर्श मानो। बिल्कुल बिल्कुल, भगत सिंह भी अपने आदर्श हैं, भगत सिंह भी अपने आदर्श है। चलो, जो नौजवान हैं जो आपकी तरह सोच रखते हैं उनके लिए भाई मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं है। अगर कोई युवा राजनीति करता है ना तो वो गंदी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है राजनीति में। लेकिन आज के वर्तमान समय की जो राजनीति है वो एक साफ छवि की राजनीति नहीं रही, ईमानदारी की राजनीति रही नहीं। नवदीप सिंह ने बीजेपी को ही सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करना आपकी मजबूरी रही या आपकी मन इच्छा रही? देखो, इसके पीछे बहुत से रीजन है। एक मेरा एक जीवन की बहुत बड़ी कहानी है, तो मुझे बीजेपी का तो एक लाइन में बताइए भाई। मुझे बीजेपी का दामन थामने के पीछे मेरे रीजन ये रहा कि मैं मतलब बहुत सी समस्याएं मेरे सामने आई। तो कहते हैं ना कि भाई एक हाथ टूट जाता है तो बराबर का मजबूत का हाथ दूसरा हाथ ही साथ देता है, तो वो था मजबूत हाथ, इसी को मजबूत करना पड़ता है। बाबा साहब की मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मैं जिक्र करता हूँ, कहते हैं कि उसके लिए आपका एक बड़ा समर्पण है। जहाँ उनकी प्रतिमा हो तो उनका आप उनके लिए भी आप आंदोलन करते हो, मिशन चलाते हो। तो B.R. अम्बेडकर से खासे प्रभावित हो? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब संविधान निर्माता, उनको तो मैं अपना सबसे बड़ा आइडियोलॉजी मानता हूँ। वो तो मतलब आज उनकी बदौलत मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, उनकी बदौलत आपके सामने बैठा हूँ, और इस पोस्ट में आज आप पहुंचा हो ना, वो बाबा साहब की देन है। बीजेपी के लिए अभी हवा लोकसभा चुनाव में कि 400 पार संविधान को बदल देगी, खत्म कर देगी, ऐसा जब आप सुनते हो, क्योंकि आप तो दलित मूवमेंट के आदमी हो। बिल्कुल, अब देखो, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भी स्टेटमेंट में ये नहीं था कि संविधान बदल देंगे। लेकिन ये आपकी नागौर वाली क्या नाम उसका, अगर मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि वो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय पार्टी का दामन थामा है उन्होंने, और उनको आते ही टिकट मिल गई, तो उनको ये नहीं पता संविधान क्या चीज होती है, कब बदला जाता है, कैसे बदला जाएगा। तो उन्होंने हवाबाजी में संविधान बदलने की बात कर दी, तो उनको नतीजा उनको मिल गया। तो ऐसा थोड़ा नाराज तो आप भी हो जाते? नाराज थे, हमारे भी वोटर हैं, नावा विधानसभा में खूब वोटर हैं। बड़ी बात कह रहे हो आप। बिल्कुल, ये खास है इस नौजवान की, जब अपने पर बारी आ जाए तो बिल्कुल बेबाक, चाहे सामने कोई भी हो, जो बात है उस बात पर अड़ जाते हैं। मैंने शुरू में कहा था, इस नौजवान में वो खास है जो विशेष तौर पर अपने वर्ग के लिए और अपनों के लिए जो ताकत लगानी चाहिए, वो सारी ताकत संभावना इसमें है। और मैं देख सकता हूँ आने वाले समय में ये नौजवान इस क्षेत्र की राजनीति में एक प्रभावी चेहरा बनकर उभरेगा, ये मेरी संभावनाएं हैं।